बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वक्त जो ईरान की 5+1 से डील चल रही है। अब ये 5+1 है क्या और इसका बैकग्राउंड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्लियर क्रिस्टली आपको बताऊंगा। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी तो उसके जो फातेह थे कौन कौन था। एक तो यूनाइटेड किंगडम था, दूसरा फ्रांस था, तीसरा यूएसए था, चौथा रशिया था और पांचवा चाइना था। यही 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर बने और ज़ेर अताब आया था जर्मनी। लेकिन जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया और उसके रशियन फेडरेशन आ गया और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गई, तो जर्मनी भी ज़ाहिर है अमेरिका के इत्तेहादी गैप में ही शामिल था। ख़ास तौर पे फ्रांस और जर्मनी बहुत करीब हो गए और बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, ज़ाहिर है यूरोप की सबसे बड़ी इकनॉमी भी है और यूरोप की सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री भी है, सबसे बहादुर कौम भी यूरोप की। तो 5+1 कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर प्लस जर्मनी की। इनकी जो अब ईरान के साथ डील चल रही है वो आखिर चल क्या रही है। देखिए, थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं। ईरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यहाँ पे मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं। आपने एक नाम सुना होगा, नादिर शाह, जो ईरान का बड़ा पावरफुल किंग था। नादिर शाह को उसके एक सिपाही ने ही मारा था और उसके बाद उस सिपाही का ख़ानदान वहाँ का बादशाह बन गया और ये बादशाह चलती रही रज़ा शाह बेलवी वन का दौर आ गया। रज़ा शाह बेलवी वन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईरान बड़ी हद तक न्यूट्रल रहा था, लेकिन ईरान को ख़तरा था उस ज़माने में ये यूएसएसआर होता था कि यूएसएसआर हम पे कब्ज़ा ना कर ले। प्लस ये ज़ाहिर है पाकिस्तान ब्रिटेन का पार्ट था, ब्रिटेन भी उन पे हमले कर रहा होता था। तो उन्होंने जर्मनी से दोस्ती करके रखी हुई थी, लेकिन बाकायदा वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल नहीं हुए थे, सिर्फ अपना बॉर्डर्स का दिफा किया था। 1938 में जब रज़ा शाह बेलवी टू, ही इज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, ओनली 18 ईयर ओल्ड, किंग बने, तो वो खुलकर हिटलर का साथ दे रहे थे। अब ईरान चूँकि एक बहुत ऑयल रिच कंट्रीज थी, प्लस जो ईरान का ही के नॉर्थ में कंट्री है अज़रबैजान, वो उस वक्त यूएसएसआर का पार्ट था। अगर ईरान में हिटलर आ जाता, हिटलर की फ़ौज आ जाती, तो ज़ाहिर है ये दोनों के लिए ख़तरा था। चुनांचा ब्रिटेन ने यहाँ से ईरान पे हमला किया, ये मौजूदा पाकिस्तान के रास्ते समंदर, और यूएसएसआर ने यहाँ से, और बहुत सारे इलाके ईरान से छीन लिए। लेकिन हुआ ये कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई और यूएसएसआर की और अमेरिका की टसल शुरू हो गई, और ब्रिटेन तो चूँकि अमेरिकन कैंप में था, तो वहाँ के जो किंग थे रज़ा शाह बेलवी टू, उन्होंने ब्रिटेन से दोस्ती शुरू की और बाद में अमेरिका से उनकी बहुत करीबी दोस्ती हो गई। रज़ा शाह बेलवी टू वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पेरर। याद रहे, वो बादशाह भी नहीं थे बल्कि शहनशाह थे, शहनशाह ईरान। अब दुनिया में सिर्फ एक ही शहनशाह रह गए और वो जापान में, बाकी सिर्फ बादशाह रह गए। तो जापान के शहनशाह तो खैर इतने स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, रज़ा शाह बेलवी टू बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन एक बात आया, जब ईरान की पॉपुलेशन का बहुत शदीद उन पर दबाव पड़ा कि जी आप मुल्क में डेमोक्रेसी लाएं, तो वो इस तरह की डेमोक्रेसी आ गई थी जिस तरह ब्रिटेन में, यानी किंग भी रहा और प्राइम मिनिस्टर आ गया। लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर का बढ़ता हुआ असर व रसूख ना तो शहनशाह ईरान को पसंद था ना अमेरिका को पसंद था, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का जो झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ था। चुनांचा अमेरिका की मदद से शहनशाह ईरान ने उस प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट हटा दी और ख़ुद दोबारा पावरफुल बन गए। ईरान अमेरिका का उस वक्त करीबी इत्तेहादी रहा और जो जदीद तरीन हथियार ईरान को मिले वो आज तक शायद इसराइल को भी ना मिले। शहनशाह ईरान की जो थर्ड वाइफ थी फरादीबा, शी इज़ द मोस्ट जीनियस एंड ब्रिलियंट लेडी ऑफ वन ऑफ द 20th सेंचुरी ब्रिलियंट लेडी। जब वो शहनशाह ईरान की वाइफ बनी तो बड़ी बड़ी बगावतें फरादीबा अपने IQ लेवल से ख़त्म कर दिया करती थी और कहा जाता था कि सिर्फ रज़ा शाह बेलवी की वजह से हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो असल रीज़न था वो फरादीबा थी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और बहुत जिसे कहते हैं कि कभी अमेरिका से मुज़ाकरात हो, ब्रिटेन से हो, वो हर फ्रंट पे आगे रहती थी। लेकिन ईरान में ना सिर्फ एक मजहबी तबका था जो शहनशाह ईरान को पसंद नहीं करता था, कम्युनिस्ट लीडर भी पसंद नहीं करते थे, और इनमें आपस में ये मुआहदा हो गया कि फ़िलहाल शहनशाह ईरान को तो हटाया जाए, आपस में मामला तय कर लेंगे। और जनाब फिर ईरान में इस्लामी इनकलाब आया।
ईरान के जो मजहबी पेशवा आयतुल्लाह कहलाते हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा काबिल थे और जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद थे वो थे आयतुल्लाह खुमैनी साहब। खुमैनी साहब जब आए तो ज़ाहिर है अमेरिकन कैंप से ईरान चला गया और यूएसएसआर का कैंप भी ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि ज़ाहिर है यूएसएसआर ने भी अफगानिस्तान पर हमला किया हुआ था। इसके बरक्स ईरान ने सोलो इन सब बड़ी ताकतों का मुकाबला किया। अब अमेरिका को तो ये बात पसंद नहीं है, ईरान के पास तो बड़े ख़तरनाक जदीद हथियार थे। चुनाचा अमेरिका ने ये किया कि इराक़ को उकसाया कि भाई तुम ईरान पर अटैक करो, और उन्होंने कर दिया। 8.5 साल की जंग चली। उसके बाद इराक़ को उकसाया कि कुवैत पे कब्ज़ा करो, और बाद में इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन को ख़ुद भी हटा दिया। ईरान को ज़ाहिर है एक अमेरिका से तो ख़तरा था ही। इसराइल अगर जिन दो मुस्लिम कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा नापसंद करता है तो वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान और ईरान है। ठीक है, अब अगर पाकिस्तान में भी आप देखो तो जो बहुत शदीद हेटरेट होती है अवाम में, वो इसराइल के हवाले से, और ज़ाहिर है पता होती हैं, जिस तरह मोहब्बत की लहरें होती हैं ऐसे नफ़रत की भी लहरें होती हैं। इसराइल वाले भी सबसे ज़्यादा हेट पाकिस्तान और ईरान से करते हैं। अब पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर जो मामला था, चूँकि अमेरिका का अपना मुफाद अटका हुआ था 1991 तक, अमेरिका ने आंखें बंद की हुई थी। इस दौरान पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। ठीक है, 28 में 1998 को हमने धमाके भी कर दिए। फिर 2001 से 2011 तक फिर अमेरिका का मुफाद था। इस दौरान पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम और आगे बढ़ा लिया, बहुत मजबूत कर लिया। लेकिन ईरान पे मुस्तकिल सैंक्शंस रहे, और हद ये थी कि उनको FATF की ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया। एक दौर ऐसा भी आया जब ईरान पे ये सैंक्शंस नरम कर दी गई, और उसके बदले ईरान को एक आ गया कि आप अपना सेंट्रीफ्यूज जो है वो 1% से आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ईरान तो ऑलरेडी 20% तक पहुंच चुका था। ईरान वालों को ये डील पसंद नहीं थी, लेकिन उस वक्त उनकी इकनॉमी हालात ख़राब थे, उन्होंने डील कर ली। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की तरफ से सेक्शन बरकरार रहे। चुनाचा ईरान ने अपनी दोबारा लिमिट्स बढ़ानी शुरू कर दी और वो डील ख़त्म हो गई। अब इस वक्त ईरान के पास जो सेंट्रीफ्यूज है वो 20% से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। चुनाचा अमेरिका को बहरहाल एक तशवीश है। सबसे बड़ी बात, जो अभी चंद दिन पहले ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल बना ली है, ये अमेरिका के लिए बड़ी तशवीश है, और इस पर अमेरिका की बहुत लेदे हो रही है, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया में सिर्फ 4 मुल्कों के पास है: रशियन फेडरेशन, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, और ये तीनों अमेरिका के नंबर 1 दुश्मन तो थे। अब चौथा किसने बनाया, वो भी अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन, यानी कि ईरान। तो अब अमेरिका के लिए तो बड़ा मसला है। सुपरसोनिक मिसाइल 10 से 15 गुना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। 332 फीट पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी 3000 फीट, यानी तकरीबन 1 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत स्पीड है। अब पाकिस्तान भी बाबर 3 बनाने के करीब है, जिसे इसराइल पहुंचने में 12 मिनट लगेंगे। ईरान के ये जो मिसाइल हैं, अगर आप देखें तो ईरान के इस इलाके से अगर जाएं तो इसराइल जाने में इनको 1 से 1.5 मिनट ही लगना है। तो अब ये अमेरिका के लिए बड़ी तशवीश है। चुनाचा एक बार दोबारा अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात का तहैया किया, लेकिन अब ये मुज़ाकरात सिर्फ अमेरिका ही नहीं कर रहा, 5+1 के साथ हो रहे हैं। अब 5+1 का मतलब तो ये है कि रशिया और चाइना भी है, जो दरबरदा इस वक्त ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन मुखालफत में। हाँ, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये चारों वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये ईरान के एटमी प्रोग्राम के बड़े अगेंस्ट हैं। तो देखिए, मुझे इन मुज़ाकरात का कोई इतना नतीजा होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि जो अमेरिका शराइत रखेगा, ज़ाहिर है वो ईरान कबूल नहीं करेगा, और अगर वो कबूल कर लेते हैं तो फिर भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि उनको FATF की ब्लैक लिस्ट से निकाला जाएगा या कुछ होगा। तो इसलिए इस बात का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा। बल्कि अभी तो बात ये हो रही है कि रशिया को भी FATF की ब्लैक लिस्ट में डालना चाह रहा है अमेरिका, जो कि अब तक सिर्फ ईरान और नॉर्थ कोरिया है। देखिए, आप इससे अंदाज़ा कर लें, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और अच्छी खासी पाकिस्तान की इकनॉमी का लॉस हुआ है। तो ब्लैक लिस्ट तो बहुत ही ख़तरनाक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट के बाद अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान खुल के ईरान से तिजारत नहीं कर सकता। जो ब्लैक लिस्ट में अगर हो FATF की, तो कोई दूसरा मुल्क भी उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकता खुल के, इतनी सख्त शराइत होती हैं। तो ये मुज़ाकरात मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी कामयाब हो पाएंगे। हालांकि रशिया, चाइना ज़रूर चाहेंगे कि भाई ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, लेकिन अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है और ब्रिटेन की मौजूदा हुकूमत, उनसे उम्मीद नहीं है। मौजूदा क्या, बाद वाले भी।
और फ्रांस जर्मनी भी शायद चाहें कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की वजह से मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे। तो ये है टोटल मामला ईरान की डील 5+1 के साथ।